देश की आर्थिक राजधानी मुंबई से शेयर बाजार की हर खबर लाइव CNBC आवाज न्यूज सेंटर से। भारतीय बाजारों में उतार चढ़ाव का सिलसिला बरकरार। आज दुनिया भर के बाजारों से बेहद मजबूती के संकेत और फेड की 2 दिनों की बैठक के पहले ग्लोबल मार्केट्स मजबूत है। हमारे यहाँ लोकल एक्शन भी भरपूर। ऐसे में क्या हो आपकी रणनीति और क्या होगा बाजार का डायरेक्शन, इस पर होगा हमारा फोकस। नमस्कार, मार्केट काउंटडाउन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अनिल सिंह। नमस्कार, और मैं हूं हेमंत घई। और अच्छे ग्लोबल संकेतों से क्यों लेते हुए देखिए SGX निफ्टी ने हाफ सेंचुरी जड़ दी है। एक अच्छी शुरुआत आज भारतीय बाजारों की हो सकती है, इस तरह के संकेत मिल रहे हैं। लेकिन कल का सत्र काफी डिसअपॉइंटिंग था। ज्यादातर समय हमने लाल निशान में बिताया। कंसोलिडेशन का दौर कल के सत्र में देखने को मिला। एक रेंज बाउंड ट्रेड कल का सत्र ने दिखाया है। लेकिन चलिए सीधे चलते हैं दुनिया भर के बाजारों से किस तरह के अच्छे संकेत मिल रहे हैं। संदीप के पास चलते हैं। संदीप, हम देख रहे हैं डॉलर इंडेक्स 100 के ऊपर नहीं निकल रहा है और ये एक बड़ी राहत की बात। बिल्कुल, इसीलिए हमने देखा कल यूएस के मार्केट्स में काफी बड़ी रिलीफ देखने को मिली। 1.25% तक की मजबूती लेके कल यूएस के बाजार बंद हुए और डाउ में अगर आप देखिए 230 पॉइंट के आसपास की रैली थी। बावजूद इसके कि कच्चे तेल में भी कल हमने फिर से एक बार जो कमजोरी का आलम है वो बनते हुए देखा। और इनफैक्ट डॉलर की जो स्ट्रेंथ है वो दरअसल यूएस के मार्केट्स के लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय था। अगर आप इसी साल में देखें तो करीब 10% के आसपास की मजबूती डॉलर में देखने को मिल चुकी है और कल जिस तरह से 1% के आसपास की कमजोरी देखने को मिली और 100 का जो लेवल था जो कि फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में ऊपर की ओर उसने पार किया था, कल उसके नीचे दरअसल हमने देखा क्लोजिंग देखने को मिली। तो एक बहुत बड़ी राहत की बात थी जिसकी वजह से हमने देखा यूएस के मार्केट्स में काफी अच्छे गेन्स बनते हुए देखे। और जिस तरह से आज से FOMC की बैठक शुरू होने वाली है उसमें माना जा रहा है कि जो पेशेंट वर्ड है अगर वो बरकरार रखता है, फेड की ओर से बरकरार रखा जाता है तो वो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव हो सकता है। लेकिन डॉलर में जो मजबूती हो रही है वो दरअसल यही इंडिकेट कर रहा है कि शायद फेड अपनी जो पॉलिसी है उसमें जो पेशेंट वर्ड है उसे हटा सकता है, यानी कि जून से जो ब्याज दरें बढ़ने का सिलसिला है वो शुरू हो सकता है। लेकिन कल की जो डॉलर की कमजोरी थी उसी ने दरअसल जो पूरा मजबूती का आलम है उसे ट्रिगर किया, जिसकी वजह से 1.25% तक की जो बढ़त है वो यूएस के बाजारों में कल हमने बनती हुई देखी। यूरोपियन मार्केट्स में नजर डालिए, यूएस से काफी बेटर संकेत वहां से देखने को मिल रहे हैं। 2.25% तक की तेजी दरअसल कल वहां देखने को मिली और डैक्स यानी कि जर्मनी के बाजारों ने इसे यहां पे लीड किया। 12,000 का जो लेवल था उसे पहली बार वहां पे उसने क्रॉस किया। रिकॉर्ड हाइस पे हमने देखा कल वहां क्लोजिंग देखने को मिली और पूरी तरह से 9 मार्च यानी कि पिछले सोमवार से जो ECB की ओर से 1.1 ट्रिलियन यूरो की जो बॉन्ड बाइंग प्रोग्राम वहां शुरू हुआ है उसी की वजह से हम देख रहे हैं कि लिक्विडिटी काफी ज्यादा, जिसकी वजह से काफी अच्छे गेंस कल यूरोपियन मार्केट्स में बनते हुए देखे। और इसी का रिफ्लेक्शन एशियन मार्केट्स में भी देखने को मिला है। 15 साल के नए हाइस पे निके में कारोबार देखने को मिल रहा है। बाकी सभी बाजार भी आप देखिए काफी अच्छे गेंस के साथ वहां कारोबार देखने को मिला और एक्सजेक निफ्टी भी आज ऐसे इंडिकेशन दे रहा है कि मजबूत शुरुआत इंडियन मार्केट्स में देखने को मिलेगी और 50 पॉइंट के आसपास की तेजी के इंडिकेशंस शुरुआती कारोबार में देखने को मिले थे। अभी उसी के आसपास के लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। आधे % के आसपास की मजबूती एक्सजेक निफ्टी में भी देखने को मिलेगी। तो ग्लोबल सेटअप काफी मजबूत है। जिस तरह से डॉलर में वीकनेस आई है उसी का इंपैक्ट शायद इंडियन मार्केट्स में भी देखने को मिलेगा। बिल्कुल, शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। जी हाँ, कुछ ही देर में जापान से जो उनकी बैठक है उसका आउटकम निकल कर आएगा और माना यही जा रहा है कि स्टिमुलस जो है वो वहां पर जारी रह सकता है। डॉलर इंडेक्स में नरमी और कच्चा तेल भी नीचे है और हमने ये भी देखा है कि हर बार FOMC की बैठक में जाता है जब बाजार तो बुलिश नोट पर जाता है। यूएस में कल वैसा ही सेशन देखने को मिला। बिल्कुल, और अच्छी बात यह कि डॉलर की कमजोरी के बावजूद कमोडिटीज और खासतौर से क्रूड जो कि हमारे लिए ज्यादा अहम है वो बढ़ा नहीं है। तो दोनों तरह से विन विन सिचुएशन है। जहां एक और इक्विटी के लिए माहौल बेहतर होता हुआ दिख रहा है, वहीं कमोडिटीज में क्रूड के लिए माहौल थोड़ा सा खराब होता हुआ दिख रहा है। खासतौर से ये इसलिए भी अहम है क्योंकि रुपए में थोड़ी कमजोरी आती हुई दिखी है और उस लिहाज से हम ये नहीं चाहते कि रुपए की कमजोरी के साथ साथ क्रूड के दाम बढ़े, इनफैक्ट घटते हुए नजर आए तो वो ज्यादा बेहतर है। लेकिन अल्टीमेटली जिस तरह से अमेरिकी बाजार पिछले 5-7 ट्रेडिंग सेशन का आप मूव देखें, ट्रिपल डिजिट मूव्स क्लोजिंग बेसिस पर 200 पॉइंट 250 पॉइंट ऊपर या नीचे की तरफ आते हुए दिख रहे हैं। इसका मतलब साफ है कि अमेरिका में भी जो इक्विटी इन्वेस्टर्स हैं वो डायरेक्शन की तलाश में। एक और जहां डॉलर मजबूत होता हुआ दिख रहा है, यील्ड्स कम होते हुए दिख रहे हैं, वहीं दूसरी ओर ब्याज दर बढ़ने का खतरा बरकरार है। तो शायद ये 2 दिन अमेरिका के लिए बेहद अहम होंगे और कुछ हद तक ग्लोबल मार्केट्स में इक्विटीज के लिहाज से भी कि फेड की तरफ से किस तरह के स्टेटमेंट और आगे का डायरेक्शन आता है। जिस पेशेंट वर्ड की बात संदीप कर रहे थे, मुझे लगता है वो एक की हो सकता है हेमंत, कि अगर पेशेंट वर्ड का इस्तेमाल न करे तो ये जो पेशेंट इक्विटी मार्केट पेशेंट न हो जाए दुनिया भर के, ये फेड के बयानों से संकेत लेने की बात है और वो चिंता की बात है। लेकिन लग रहा है जिस तरह के डेटा आते हुए दिख रहे हैं, जिस तरह से ग्लोबल मार्केट्स में सारे सेंट्रल बैंक्स मिलकर एक एफर्ट करने की कोशिश करते हुए दिख रहे हैं, फेड बहुत निराश करेगा इसकी संभावना कम है और शायद यही कॉन्फिडेंस कल बाजार में आता हुआ दिखा है। बिल्कुल, कल देर शाम भारतीय बाजार बंद होने के बाद FOMC की बैठक का आउटकम आएगा और बृहस्पतिवार को यानी 19 तारीख को भारतीय बाजार उस पर रिएक्ट करते हुए दिखेंगे। लेकिन आज तो अनिल रिएक्शन देना है भारतीय बाजारों को FIS के डेटा पर। कल इतनी गिरावट दिखी नहीं है। देखिए
कमजोरी हुई है, लेकिन इतनी नहीं हुई है। लेकिन एफआई का डेटा काफी कमजोर, कैश मार्केट का 763 करोड़ रुपीस की बिकवाली, थोड़ी सरप्राइजिंग डेटा जरूर है, लेकिन मार्च के महीने में इन डेटा को थोड़ा अलग तरीके से पढ़ना होगा। और वो हेमंत इसलिए कि जरूरी नहीं कि एफआईज ने जो ये बिकवाली की हो वो पूरी तरह से फ्रंटलाइन स्टॉक्स में हो, क्योंकि फ्रंटलाइन स्टॉक्स में अगर बिकवाली होती तो वो आपको स्क्रीन पर साफ तौर पर नजर आती। मार्च के आखिर में कई बार आप बड़ी ब्लॉक डील्स होते हुए देखते हैं कैश मार्केट के स्टॉक्स में और मिड कैप स्टॉक्स में, तो हो सकता है एफआईज की तरफ से कुछ ऐसे मिड कैप स्टॉक्स में थोड़ी सी बिकवाली हुई हो जिससे कि मार्केट का सेंटीमेंट खराब नहीं होता, लेकिन वो डेटा में आपको नजर आता है। अदरवाइज आप 700-800 करोड़ की बिकवाली अगर कल कैश मार्केट में देखते हैं तो फिर बाजार का रिएक्शन कुछ और होता, और वो खासतौर से इसलिए भी कि वायदा कारोबार में भी आंकड़े कोई बहुत बड़े नहीं है। 140 करोड़ के आसपास के इंडेक्स फ्यूचर्स बेचे हैं, और इंडेक्स फ्यूचर्स में चाहे वो बैंक निफ्टी हो या निफ्टी, एफआईज की तरफ से थोड़ी सी लॉन्ग पोजीशन कम होती हुई दिखी है। तो ये आंकड़ा थोड़ा नेगेटिव इस लिहाज से कि एफआईज अब लॉन्ग पोजीशन नहीं बना रहे हैं। दूसरा, स्टॉक फ्यूचर्स में अब भी खरीदारी होती हुई दिखाई है, यहां पर एफआईज की तरफ से लॉन्ग पोजीशन बनी है, तो स्टॉक फ्यूचर्स में खरीदारी का आंकड़ा पॉजिटिव है। काफी दिनों बाद इंडेक्स ऑप्शंस में बिकवाली का आंकड़ा आया है 835 करोड़ का, और ये बेहद इंटरेस्टिंग है। अगर आप इंडेक्स फ्यूचर्स की बिकवाली और इंडेक्स ऑप्शंस की बिकवाली को मिलाकर देखें तो एफआईज क्या कर रहे हैं, एफआईज इंडेक्स फ्यूचर्स में जो उनकी बिकवाली, या यूं कहें कि जो शॉर्ट पोजीशन थी निफ्टी और बैंक निफ्टी में, वो उन्होंने कल के सेशन में कवर की है, यानी कि शॉर्ट कवरिंग हुई है एफआईज की तरफ से, और उनके सामने काफी हद तक कॉल्स बेचे गए, यानी कि अब जो मंदी की पोजीशन से एफआईज बना रहे हैं या थोड़ी सी प्रीमियम कमाने की कोशिश जो कर रहे हैं वो एफआईज कॉल बेचकर करते हुए दिख रहे हैं। तो हायर लेवल्स पर कॉल बेचे जा रहे हैं, लेकिन उन्हें लग रहा है कि यहां से शायद डाउन साइड रिस्क ज्यादा ना हो, ऐसे में अपनी शॉर्ट पोजीशन को कवर कर लेना ठीक है और ऊपर की प्राइस के कॉल बेचे जाए। तो काफी इंटरेस्टिंग ट्रेड एफआईज की तरफ से दिख रहा है, यानी कि वो भी ये मानकर चल रहे हैं कि रेंज बाउंड बाजार है और इस रेंज बाउंड बाजार में ऑप्शंस बेचकर आप प्रीमियम कमाएं, ये ज्यादा सही रणनीति होगी। तो एफआईज के ट्रेड काफी इंटरेस्टिंग है कल के डेटा अगर आप देखें तो उसके याद से। अनिल, और एफएनओ में किस तरह का एक्शन देखने को मिल रहा है? एसजीएस निफ्टी जरूर सुझा रहा है कि 8700 के ऊपर भारतीय बाजार जाएंगे, लेकिन इसके ऊपर टिक पाएगा बाजार, यही सबसे बड़ा सवाल। ये बड़ा चैलेंज है, क्योंकि हेमंत कल 5 लाख शेयर 8700 के लेवल पर नए ऐड हुए हैं कॉल्स में, और परसों के सेशन में 14-15 लाख शेयर, यानी कि 2 दिनों में ही अगर 8700 के लेवल पर आपके 20 लाख शेयरों की पोजीशन बनी, तो फिर जाहिर सी बात है कि उस लेवल को पार करना इतना आसान नहीं है, बड़ा हर्डल है। बिल्कुल, और अगर 8700 के पार आप निकल जाएं, टिक जाएं, तो फिर आपको एग्रेसिव शॉर्ट कवरिंग भी आती हुई दिखेगी। लेकिन वो कब होगा? वो तब होगा जब आपको कोई न्यूज फ्लो मिले, कोई बड़ा ट्रिगर चाहिए, वो शायद पार्लियामेंट से अगर लैंड एक्विजिशन बिल के तौर पर किसी तरह के कोई पॉजिटिव डेवलपमेंट होते हुए नजर आए, वहां से आए, या फिर ग्लोबल मार्केट्स में कोई और बड़ा उछाल आ जाए। पता नहीं वो ट्रिगर क्या हो सकता है। आज के सेशन में तो इतना बड़ा दिख नहीं रहा, लेकिन हो भी सकता है। अगर आज के सेशन में आना है तो वो डोमेस्टिक ट्रिगर होंगे, और ग्लोबल मार्केट से आना है तो फेड की मीटिंग के बाद कल या परसों के लिए होंगे। बाकी डेटा पर नजर डालिए, कुछ पॉजिटिव्स भी हैं और कुछ नेगेटिव्स भी वायदा कारोबार है। पॉजिटिव ये कि पुटकॉल रेशियो को देखिए, 2 दिनों में पुटकॉल रेशियो 7 से 8 बेसिस पॉइंट कम होकर 0.91 पर आ गया। इसका मतलब साफ है कि कमजोर ट्रेडर्स थककर अपनी पोजीशन, चाहे वो तेजी की हो या मंदी की हो, वो धीरे धीरे कम करते हुए दिख रहे हैं। ज्यादा लॉन्ग पोजीशंस कम होती हुई दिखी है निफ्टी और बैंक निफ्टी में, जो हम बात कर रहे थे एफआईज की तरफ से। लेकिन इसके साथ ही कल के सेशन में एक पॉजिटिव ये दिख रहा है कि बैंक निफ्टी कल पॉजिटिव बंद होने में कामयाब रहा है 1/4%, और बाजार की गिरावट थमने के लिए बेहद जरूरी है कि बैंक निफ्टी में क्रैक ना आए। तो बैंक निफ्टी से पहला पॉजिटिव संकेत आता हुआ दिखा है। स्टॉक फ्यूचर्स में एफआईज की तरफ से लॉन्ग पोजीशन बनी है, ये पॉजिटिव है। और अब आप नेगेटिव साइड में देखना चाहें तो बड़े इन्वेस्टर्स अपनी लॉन्ग पोजीशन कम कर रहे हैं। एफआईज ने निफ्टी में भी और बैंक निफ्टी में भी अपनी पोजीशन कम की है। 8700 और 8800 एक बड़े रेजिस्टेंस के तौर पर वायदा कारोबार में सामने आता हुआ दिख रहा है, और एफआईज अगर कॉल राइटिंग कर रहे हैं तो फिर बाजार के अपसाइड भी लिमिटेड नजर आती है। तो ये सारे संकेत हैं वायदा कारोबार के भी मिले जुले, और इन्हीं के दम पर हम कल भी कह रहे थे कि बाजार रेंज बाउंड ऊपर नीचे डायरेक्शन लेस रहेगा। और आज भी काफी हद तक आप ये कह सकते हैं कि जब तक अहम लेवल के पार निकलकर बाजार न टिक पाए, तब तक आप बाजार में ऊपर के लेवल पर प्रेशर भी देखेंगे और लोअर लेवल पर शॉर्ट कवरिंग का थोड़ा सहारा आते हुए भी देखेंगे। तो वायदा कारोबार के संकेत भी साफ तौर पर आज के सेशन के लिए मिले जुले नजर आ रहे हैं। चलिए, इन सब संकेतों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। मार्केट्स काउंटडाउन में एक्सपर्ट्स का पूरा पैनल कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ने वाला है। जी हां, टेक्निकल नजरिया बताने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे पैनोरमा टेक्निकल्स के सीईओ अल्पेश पुरिया, फंडामेंटल नजरिया बताएंगे ट्रेड स्विफ्ट ब्रोकिंग के संदीप जैन, और डेरिवेटिव नजरिया बताने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे फॉर्च्यून इक्विटी ब्रोकर्स के आशीष चतुर्मोहता। इसके अलावा बाजार में आगे के डायरेक्शन पर हम बात करेंगे एम्बिट कैपिटल के सीईओ सौरभ मुखर्जी के साथ। अल्लाह, आज सब बुल्स को एक ही डर सता रहा है, और वो है गैप अप ओपनिंग होगी, कहीं सेल ऑन रैलीज ना हो जाए। ये बताइए कितने चांसेस हैं ऐसा होने के? चांसेस तो पूरे हैं, लेकिन एक ही चीज जो बदल सकती है वो है
अगर लैंड एक्विजिशन बिल को लेकर पार्लियामेंट के जो एक लॉकजाम को लेकर किसी तरह के कोई पॉजिटिव डेवलपमेंट हो तो वो 8700 के पार भी निफ्टी को निकाल सकते हैं। तो फिर वही कहेंगे कि ओवर पेसिमिस्टिक होना और ऑप्टिमिस्टिक होना दोनों ही शायद गलत है। तो उस लिहाज से जब आपको पता है आप कंसोलिडेट कर रहे हैं, बायस थोड़ा सा नेगेटिव साइड पर ज्यादा है, संकेत आपके लिए मिले जुले हैं, पॉजिटिव भी उतने ही हैं जितने नेगेटिव है, तो फिर लेवल्स को रेस्पेक्ट कीजिए। और वो लेवल्स क्या हो सकते हैं? लोअर साइड पर पहला सपोर्ट अब जो निफ्टी पर दिख रहा है वो 8550 के आसपास है, जो कि यहां से 50-60 पॉइंट नीचे है, उसे एक सपोर्ट माने। उसके आसपास अगर आपको मिले बाजार तो खरीदारी करें, लेकिन चूंकि आप आज गैप अप ओपनिंग करने वाले हैं तो फिर अगर आप 50 पॉइंट ऊपर ही खुल जाएंगे तो फिर 8550 के लेवल की रिलीवेंस कम हो जाती है, फिर रिलीवेंस हो जाती है 8600 के लेवल के आसपास की। कल हमने 8613 का 8612 का लो बनाया, तो फिर आज की गैप अप ओपनिंग के बाद 8600 के आसपास के लेवल को आप स्टॉप लॉस मान लीजिए। ऊपर की तरफ आप 8700 के आसपास खुलेंगे। अब 8700, 8725 ये आपने अगर घंटा भर उस लेवल के आसपास बिता दिया, उसके ऊपर बिता दिया, तो फिर आप ये मान लीजिए कि जो शॉर्ट सेलर्स है, जो कमजोर शॉर्ट्स हैं, जो कल और परसों में ही बनी है, वो शॉर्ट सेलर्स पैनिक करेंगे और वो अपनी शॉर्ट पोजीशन कवर करने की कोशिश करेंगे। और अगर किसी वजह से दिन के दौरान एक पॉजिटिव ट्रिगर आपको दिल्ली से मिल जाता है तो फिर बाजार बहुत जल्दी तुरंत 8800 के आसपास जाने के लिए तैयार है। लेकिन 8800 को पार करने के लिए सिर्फ लोकल ट्रिगर से नहीं बात बनेगी, शायद आपको हो सकता है फेड की तरफ से भी पॉजिटिव संकेत चाहिए और साथ ही लैंड एक्विजिशन बिल को लेकर भी पॉजिटिव संकेत। ये दोनों अगर मिलते हुए नजर आए तो फिर आप ये मानकर चलिए कि बाजार ने 8600 के आसपास का बॉटम बना दिया है और फिर से 9000 की तरफ जाने की कोशिश करे, तो दो पॉजिटिव कंबाइंड ट्रिगर की जरूरत होगी। और संकेत यही आ रहे हैं कि लैंड एक्विजिशन बिल के ऊपर सहमति नहीं बनने वाली। आज 10 जो विपक्ष के नेता हैं वो मार्च करने वाले हैं, प्रेसिडेंट भवन की तरफ वो जाएंगे और एक ज्ञप्ति भी सौंपने वाले हैं। तो माना यही जा रहा है कि यहां से तो कुछ अच्छा संकेत मिलना नहीं है। क्या होगा पता लेकिन अब तक जो खबरें आई हैं, इसलिए बाजार ऊपर नहीं जा रहा है, इसलिए बाजार ऊपर नहीं जा रहा है कि आप देखिए जब तक पॉजिटिव ट्रिगर्स ना मिले, क्योंकि जब आप रेंज में फंसे हो तो रेंज से बाहर निकलने के लिए आपको न्यूज फ्लो चाहिए और दूसरा फंड फ्लो चाहिए। फंड फ्लो बुरे नहीं है लेकिन न्यूज फ्लो आपके लिए फेवरेबल नहीं है। तो न्यूज फ्लो आपको ग्लोबल से मिलेगा, फेड की मीटिंग से, और लोकल यहां पर मिलेगा लैंड एक्विजिशन बिल से। अब वो पॉजिटिव होंगे नेगेटिव होंगे अगले 2 दिनों में पता लगेगा। बिल्कुल। चलिए वक्त है फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कौन सी वो खबरें हैं जो असर डाल सकती हैं आज शेयरों पर और जिन पर आपकी नजर आज जरूर होनी चाहिए। सब छोटे से ब्रेक के बाद। स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं मार्केट काउंटडाउन। वक्त हो गया अब ये जानने का कि कौन से वो स्टॉक्स हैं जो आपके रडार पर आज होने चाहिए। सोनम मेहता और पूजा त्रिपाठी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हाय, गुड मॉर्निंग। बताइए किस शेयरों पर नजर रखी जाए आज? गुड मॉर्निंग। सबसे पहले स्पेक्ट्रम ऑक्शन का एक अपडेट ले लेते हैं। 11 दिन ऑक्शन के पूरे हो गए हैं। सरकार को 1 लाख करोड़ की बोली मिल चुकी है। ऑक्शन 2100, 900, 1800 और 800 मेगावाट के बैंड में चल रहा है। 67 राउंड्स इस बिडिंग के पूरे हो चुके हैं। रोबस्ट बिडिंग या फिर अग्रेसिव बिडिंग 1800 मेगाहर्ट्ज, 900 मेगाहर्ट्ज और 800 मेगाहर्ट्ज के बैंड में देखने मिल रहा है। अभी तक 87% स्पेक्ट्रम एलोकेट हो चुका है। एसबीआई का काउंटर भी आज आपके रडार पर होना चाहिए। सूत्रों के मुताबिक एसबीआई प्रॉपर्टी नीलामी को काफी धीमा रिस्पांस मिला है। प्रॉपर्टी नीलामी कर 1200 करोड़ रुपए यहां पर जुटाने की योजना थी एसबीआई की, लेकिन जो 342 प्रॉपर्टी नीलामी के लिए रखी थी उसमें से सिर्फ 124 प्रॉपर्टी बिक पाई, जिसके जरिए बैंक ने करीब 90 करोड़ रुपए जुटाए। चौथे तिमाही के एडवांस टैक्स नंबर्स पर नजर कर लेते हैं। एचयूएल ने 560 करोड़ रुपए पे किया है, जो पिछले साल के मुकाबले 72% ज्यादा है। एक्सिस बैंक ने 960 करोड़ का पेमेंट किया है, जो पिछले साल के मुकाबले 24% ज्यादा है। एचडीएफसी बैंक ने 1400 करोड़ रुपए का पेमेंट किया है, जो पिछले साल के 38% ज्यादा है। वहीं बैंक ऑफ बड़ौदा ने 200 करोड़ रुपए का पेमेंट किया है, जो पिछले साल के मुकाबले 43% कम है। सुनील हाईटेक, यहाँ कंपनी को 122 करोड़ के रोड प्रोजेक्ट्स का ऑर्डर मिला है। इसके अलावा टाटा मोटर्स को भी एक ऑर्डर मिला है। यहाँ नेशनल अर्बन रिन्यूएबल मिशन के तहत कंपनी को स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी से करीब 4000 करोड़ के बसेस का ऑर्डर मिला। एसआर ऑयल एसआर पावर के काउंटर पर खास नजर रखेगा, जहां पर डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने एसआर ग्रुप पर 2600 करोड़ का नोटिस जारी कर दिया है। यहां पर इंपोर्ट किए जा रहे कैपिटल गुड्स की कीमतें ज्यादा बताने की वजह से 3 कंपनियां एसआर ऑयल, एसआर पावर और एसआर प्रोजेक्ट्स पर इस तरह का आरोप लगाया गया है।
पीपावाव डिफेंस, यहाँ सेबी ने स्टॉक एक्सचेंज से पीपावाव डिफेंस में हुई ट्रेडिंग की जानकारी मांगी है, जो कि रिलायंस इंफ्रा को स्टेक सेल की घोषणा से पहले हो चुकी थी, क्योंकि सेबी को शक है कि यहाँ कुछ मार्केट पार्टिसिपेंट्स ने पहले ही इस स्टॉक में पोजीशन मिला दी थी, इनको पहले ही इस स्टेक सेल की खबर हो चुकी थी। एमटेक ऑटो के काउंटर पर नजर, जहां पर कंपनी अक्वायर करेगी जर्मनी की स्कोल एडलस्टेट। ये एक्विजिशन एमटेक ऑटो की सिंगापुर सब्सिडरी एमटेक प्रिसिशन इंजीनियरिंग के जरिए होगा। पीएनजी का काउंटर भी आज आपके रडार पर होना चाहिए। कंपनी अपने ब्यूटी ब्रांड्स को बेचने के लिए या फिर उनका आईपीओ लाने की योजना कर रही है, जिसके जरिए प्रॉक्टर एंड गैम्बल अपने 100 प्रोडक्ट लाइन से एग्जिट करेगी। पिरामिल एंटरप्राइजेस अपोलो हॉस्पिटल्स के काउंटर पर नजर, जहां पर पिरामिल एंटरप्राइजेस बातचीत में है अपोलो हॉस्पिटल्स के साथ। अपोलो हॉस्पिटल्स के हेल्थ केयर सॉफ्टवेयर वेंचर हेल्थ सुपर हाईवे को खरीदने के लिए। HSIL यहाँ अपने इंटरेस्ट कॉस्ट को कम करने के लिए कंपनी ने QIP के जरिए करीब 250 करोड़ रुपए जुटाए हैं। इसके जरिए माना जा रहा है कि कंपनी पर एनम करीब 25 करोड़ का इंटरेस्ट कॉस्ट बचा पाएगी। दो काउंटर्स पे नजर, सबसे पहले शेरन बायो मेडिसिन, यहाँ पे बोर्ड की बैठक रहेगी आज। अपने कर्ज को रीस्ट्रक्चर करने पर विचार किया जाएगा। साथ ही स्टेट बैंक ऑफ ट्रैवनकोर का 470 करोड़ का राइट्स इशू ओपन हो रहा है आज। जो पैसे जुटाए जाएंगे उससे बैंक अपने कैपिटल बेस को बढ़ाएगी। ग्रैन्युल्स इंडिया, यहाँ एक पॉजिटिव खबर कंपनी के लिए। ANDA फाइलिंग की वजह से US FDA ने कंपनी के गागलापुर यूनिट के पिछले हफ्ते जांच की थी, जिसमें की कोई भी ऑब्जर्वेशन सामने निकलकर नहीं आई है। अब फंड एक्शन पे नजर, मोतीलाल ओसवाल में फ्रैंकलिन टेम्पल्टन इन्वेस्टमेंट फंड्स ने कंपनी के 26 लाख शेयर्स खरीद लिए हैं 282 रुपए प्रति शेयर पर। वही HDFC म्यूचुअल फंड ने कंपनी के 30 लाख शेयर्स बेच दिए हैं। और आखिर में बात करते हैं आइडिया सेल्युलर की, यहाँ पे भी फंड एक्शन देखने को मिला है। यूरो पैसिफिक फंड ने कंपनी के करीब 3 करोड़ शेयर्स 178 रुपए प्रति शेयर पर खरीदे। वहीं एशिया पैसिफिक फंड ने कंपनी के करीब 2 करोड़ 14 लाख शेयर्स 178 रुपए प्रति शेयर पर बेचे। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो देंगे हमें आज के ट्रेडिंग सेशन की रणनीति तकनीकी राय के साथ। हम शुरुआत करेंगे पैनोरामा टेक्निकल्स के CEO अल्पेश हुरिया हमारे साथ हैं। लेकिन उससे पहले एक बार की एशियाई बाजारों पर नजर डालने किस तरह का कारोबार वहां पर होता हुआ दिख रहा है। खासतौर से अमेरिकी बाजारों में एक अच्छी मजबूती के साथ हमने क्लोजिंग होते हुए देखी है, और उसके बाद SGX निफ्टी को देखिए 0.5% की मजबूती, 44 अंक ऊपर। एशियाई बाजारों में सारे बाजार 0.5 से 1% की रेंज में ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। ऊपर की तरफ निक्केई और शंघाई दो बड़े बाजार काफी मजबूत। हांगकांग के बाजारों में तेजी है लेकिन बेहद मामूली। तो ये है इस वक्त एशियाई बाजारों का रुझान, लेकिन एक भी मार्केट ऐसा नहीं है जो कि आपको लाल निशान में दिखे। कल भी आपने देखा ताइवान को छोड़कर सारे एशियाई बाजार पॉजिटिव ट्रेड करते हुए दिखे। तो लगातार दूसरा ट्रेडिंग सेशन है एशियाई बाजारों में मजबूती का। कल हमने एक दमदार शुरुआत की, लेकिन उसके बाद ऊपर के लेवल से फिसलते हुए जरूर नजर आए, खासतौर से इसलिए कि अमेरिकी बाजारों की कमजोरी के बावजूद भारतीय बाजार और एशियाई बाजार मजबूती बरकरार रखने में कामयाब हुए। अब इन लेवल से क्या ट्रेड बनेगा, क्या रणनीति होनी चाहिए? अल्पेश, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। बताइए, जिस तरह से ऊपर के लेवल को सस्टेन करने में मुश्किल होती हुई दिख रही है, क्या सेल ऑन राइज का मार्केट है या फिर बाय ऑन डिप्स का बाजार है? क्या लेवल्स आपके हिसाब से निफ्टी पर अहम है, और अगर आज एक गैप अप ओपनिंग मिल जाए तो क्या ट्रेड लेंगे आप? गुड मॉर्निंग अनिल जी। देखिए, ये आपके नजरिए के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह की ट्रेडिंग करना चाहते हैं। अगर शॉर्ट टर्म की बात करते हैं तो ये सेल ऑन राइज का मार्केट है, और अगर आपकी थोड़ी मध्यम से लंबी अवधि का नजरिया है तो मैं समझता हूँ यहाँ पे बाय ऑन डिक्लाइन का मार्केट है, क्योंकि जब तक कोई इंपॉर्टेंट लेवल्स यहाँ पे टूटते नहीं है तब तक हम समझते हैं यहाँ पे जो भी करेक्शंस आते हैं वो आपके लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है। क्योंकि जब तक एक मध्यम अवधि का, एक लंबी अवधि के चार्ट में अगर आपको कोई हर्डल्स या कोई रुकावट नहीं आती है तो मैं समझता हूँ कि वहाँ पे एक बहुत ही अच्छी सी खरीदारी का मौका बना देता है। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म के ट्रेडर्स हैं तो मैं यहाँ पे समझता हूँ कि एक बारी के लिए आपको सेल ऑन राइज के बारे में ही सोचना चाहिए, क्योंकि अगर हम रिवर्सल के भी बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले एक छोटा सा भी एग्जांपल है तो हमें 5 दिन के एक मूविंग एवरेजेस को देखना पड़ता है, जो करीबन आती है 8,710। अगर इसके ऊपर हम बिलिश फॉर्मेशन के साथ में क्लोज होते हैं तो हम समझते हैं कि फिर से ये और एक बार ऊपर की तरफ रिट्रेस हो सकता है। इन दैट केस आपको यहाँ से एक ऊपर की तरफ का जो पड़ाव मिलेगा वो करीबन 87.75 से 87.80 तक का रहेगा, और मैं समझता हूँ डेट विल एक्ट एज अ वेरी स्ट्रांग रेजिस्टेंस। हाँ, अगर 87.80 के ऊपर अगर हम बिलिश फॉर्मेशन के साथ में अगर क्लोज होते हैं तो यहाँ पे फिर मैं मानूंगा कि ये जो करेक्शन था फॉर वेरी शॉर्ट टर्म ये खत्म हो चुका, और आपको ऊपर के लेवल में 89 से 89.50 तक की और भी एक बढ़त देखने को मिल सकती है। लेकिन जिस तरह से अभी आपने कहा कि SGX निफ्टी 50 पॉइंट की बढ़त दिखा रही है तो मैं समझता हूँ यहाँ पे एक बारी के लिए सेल करना चाहिए। 8710 का आपका बहुत ही शॉर्ट टर्म का एक स्टॉप लॉस होगा, और मुझे लगता है कि इस करेक्शन में जो
जो पड़ाव बाकी है लोअर लेवल्स में वो है 85-50, वो लेवल अभी भी इंटेक्ट है, वो आने चाहिए। अल्पेश, और बैंक निफ्टी में भी आपको लगता है कि सेल ऑन रैलीज की रणनीति रखनी चाहिए फिर? डेफिनेटली हेमंत, यहाँ पे वही नीति अपन को रखनी चाहिए, क्योंकि देखिए जिस तरह से पिछले दिनों में जब निफ्टी कमजोर हुई तो सबसे हाईएस्ट पार्टिसिपेंट जो था वो बैंक निफ्टी के लिए था, और हम लोग बहुत बार सोच रहे थे कि एक बार के लिए रेट कट आ जाएंगे तो काफी कुछ बैंकिंग के स्टॉक्स इसमें मजबूती दिखाएंगे और एक नया हाई हमको देखने को मिला, लेकिन एज अगेंस्ट दैट वो कुछ हुआ नहीं, और वहां पे हमको जो सेलिंग प्रेशर था वो अपनी पोजीशन, अपने खुद के वेट के कारण ये सारे बैंक निफ्टी और बैंक स्टॉक टूटे हैं। तो यहाँ पे भी मैं कहूंगा कि कोई रिवर्सल्स नहीं मिला है, और अगर जिस तरह से आप देखें कि अभी के सत्र में अगर मैं निफ्टी के साथ में कंपेयर करूं तो अंडर परफॉर्म कर रहा है बैंक निफ्टी के अगेंस्ट में। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि इसके लिए जो सबसे पहला एक रेजिस्टेंस आएगा वो 19,250 का रहेगा। जब तक ये 19,250 के ऊपर बंद होने में कामयाब नहीं होता है विद द बुलिश फॉर्मेशन, तब तक मुझे लगता है कि ये गिरावट इसमें जारी रह सकती है। इन द डाउन साइड में मुझे लगता है कि पहला जो पड़ाव रहेगा वो 18,500 तक के भी लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं, और अगर 18,500 को सस्टेन नहीं करता है तो फिर एक आखिरी सपोर्ट बचा है उसके लिए, वो है 18,200 का, क्योंकि उसके बाद में मुझे लगता है कि फिर एक तीव्र गिरावट हावी हो सकती है। तो 18,500 से लेकर 18,200 के बीच में एक बार के लिए अच्छा सा कॉन्सोलिडेशन या फिर बेस बनाने की उसको कोशिश करनी चाहिए, और मुझे लगता है कि ये करेक्शन में शायद से ये लेवल नीचे में आ सकते हैं। ओके, 18,200 से 18,500 ये लेवल होगा बैंक निफ्टी के लिए सपोर्ट के तौर पर। 19,200-300 के पार निकलने के बाद दिखेगी आपको स्ट्रेंथ या मजबूती। चलिए लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आई है बड़ी दिग्गज एफआई की तरफ से, और वो है बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच। 54,000 का सेंसेक्स का टारगेट दिया है 2018 तक, यानी कि यहाँ से लगभग दुगुना ये मानकर चले। तो ऐसे में क्या वजह है मेरिल लिंच इतना बुलिश है इंडिया के बाजारों पर, और दुगुना होने की बात कर रहा है सेंसेक्स, और कौन से स्टॉक्स उन्होंने चुने हैं जहां पर उन्हें लगता है कि अगले 3-4 सालों में पोर्टफोलियो में जबरदस्त कमाई हो सकती है, ये सब बताएंगे हम आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद। स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर, और अब बात करते हैं आज की सबसे बड़ी दिग्गज ब्रोकिंग हाउस, जी हाँ, बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच की रिपोर्ट की। इस रिपोर्ट में सेंसेक्स 2018 के आखिरी तक 54,000 तक जा सकता है, ये कहा गया है। चलिए इस रिपोर्ट पर और विस्तार से बात करते हैं। हमारे साथ हमारी सहयोगी नियति वोरा जुड़ चुकी है। नियति, काफी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है और 54,000 तक के लक्ष्य बताए जा रहे हैं इस रिपोर्ट में। कौन से वो स्टॉक्स हैं जहां पर बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच काफी बुलिश है? सबसे पहले बात करेंगे, कल जिस तरह से आईएमएफ ने एक ब्राइट स्पॉट इंडियन इकोनॉमी को बताया था, उसी तरह से आज जो बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच की बहुत ही बुलिश रिपोर्ट यहाँ पे सामने आई है। 2018 तक सेंसेक्स का लक्ष्य ये 54,000 तक का यहाँ पे दे रहे हैं, मगर निवेशक जिस तरह से ओवरवेट हैं ये या ये कहना चाहिए कि बहुत ज्यादा ओवरवेट हैं, ये नियर टर्म में इनके लिए थोड़ा सा एक चिंता की बात ये लग रही है, और इसी की वजह से ये थोड़ा सा सतर्क रहने की आपको सलाह दे रहे हैं। रिकवरी में आगे चल के थोड़ा सा समय लग सकता है, और इसी को देखते हुए भारतीय बाजारों में थोड़ा सा कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है। अगले 3 से 6 महीने तक आपको नेगेटिव रिटर्न्स भी यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। कुछ महीनों तक भारतीय बाजार जो है वो दायरे में रहेंगे, और हो सकता है कि यहाँ पे आपको थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिल सकती है, क्योंकि जब हम ग्राउंड रियलिटी की बात करते हैं तो पिछले 10 महीनों में कोई जमीनी स्तर पर कोई खास बदलाव नहीं देखा गया है। छोटी अवधि में इकोनॉमी की जो धीमेपन है रिकवरी में, और जो कंपनियों के नतीजे हैं वो थोड़े से निराश करते हुए नजर आ सकते हैं। खरीदारों को या निवेशकों को ये सलाह दे रहे हैं कि आप बाय ऑन डिप्स करें, यानी गिरावट में आप निवेश करने की सलाह दे रहे हैं, और थोड़ी सी गिरावट का इंतजार करिए। घबराहट की बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से निवेश बढ़ाया जा रहा है रेलवे सेक्टर पे, डिफेंस में और रोड पे, यहाँ से इकोनॉमी में रिकवरी आते हुए नजर आएगी। रेट सेंसिटिव्स जैसे कि ऑटो, बैंकिंग और सीमेंट शेयरों पे ये काफी ज्यादा ओवरवेट है। ऑयल एंड गैस सेक्टर जो कि एक रिफॉर्म प्ले है, इस पे एक ओवरवेट का कॉल लिया है, और जिस तरह से टैक्टिकल कंसोलिडेशन आया है उसमें फार्मा सेक्टर को ये अब अपने पोर्टफोलियो में ओवरवेट की रेटिंग के साथ शामिल कर रहे हैं। इनके दिग्गजों में कुछ जो टॉप पिक्स है बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच में, उसमें आईसीआईसीआई बैंक, ल्यूपिन, बीपीसीएल और अल्ट्राटेक जैसे शेयर शामिल हैं। मिड कैप शेयर में अगर आप कहीं दाव लगाना चाहते हैं तो येस बैंक, वोल्टास, ओबरॉय रियल्टी और कैडला हेल्थ में आप निवेश करके चल सकते हैं। ओके, तो ये सारे स्टॉक्स है जो रडार पर हैं बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच के, काफी इंटरेस्टिंग स्टॉक्स, और खासतौर से
तेजी की राय 2018 तक उनकी आती हुई। सेंसेक्स के लिए 54,000 का लक्ष्य। शुक्रिया नीति ये पूरा अपडेट देने के लिए और इस रिपोर्ट को डिटेल से बताने के लिए। अब स्टॉक्स पर करते हैं फोकस। हमारे साथ अल्पेश हुरिया। अल्पेश से लेते हैं राय कुछ इंटरेस्टिंग स्टॉक्स जो एक्शन में दिख सकते हैं। अल्पेश, यहाँ पर JSPL, इस स्टॉक पर आपसे राय लेना चाहता हूं क्योंकि खबरें इनके ब्लॉक्स को लेकर लगातार आ रही कि सरकार उस पर विचार कर रही है। इंटर मिनिस्टर पैनल की जो रिपोर्ट आएगी उसके बाद देखा जाएगा कि जिन ब्लॉक्स में ऑक्शन किया गया है उन पर आगे फाइनल क्या कॉल लिया जाए। हो सकता है फिर से रीबिडिंग हो, री ऑक्शन हो। JSPL ने कल लोअर लेवल से एक शानदार बाउंस दिया था, लगभग 10% लोअर लेवल से बढ़ता हुआ नजर आया। क्या चार्ट्स क्या कह रहे हैं, किस तरह का ट्रेड बनता है JSPL में? अनिल जी, यहाँ पे JSPL में अगर हम देखें तो पिछले दिनों में जो ब्रेकआउट आया था वो काफी स्ट्रांग था विथ हाईएस्ट वॉल्यूम था और मुझे लगता है कि वो उसी ब्रेकआउट को ये बारंबार रिस्पेक्ट कर रहा है। लोअर लेवल में देखिए कल एक नेगेटिव न्यूज के बावजूद भी उसने अपना जो नियर टर्म का सपोर्ट था 180 उसको क्लोजिंग बेसिस पे बहुत ही अच्छी तरह से होल्ड किया और उसके ऊपर फिर से ये गेन होते हुए भी दिखे। ऑन द अपसाइड में समझता हूँ इसकी एक जो मूवमेंट बाकी है 215 से 220, ये एक लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल इस स्टॉक के लिए साबित हो सकता है। मुझे नहीं लगता इससे पहले कोई बहुत बड़ी सप्लाई यहाँ पे इसको देखने को मिल सकती है। तो एक पॉसिबल हो सकता है कि जब भी इस न्यूज नेगेटिव न्यूज की जब एक उसको कमजोरी उसकी खत्म हो जाएगी तो मुझे लगता है कि उन अपसाइड में फिर से एक अपनी तरफ मूव कर सकता है और यहाँ पे मैं समझता हूँ कि 180 का स्टॉप लॉस लगा के आप इसको बाय कर सकते हैं फॉर द अपर टारगेट्स ऑफ 215 to 220। लेकिन हाँ, कहीं पे भी अगर ये 180 के नीचे विथ बेरिश फॉर्मेशन क्लोज होता है तो फिर मैं समझता हूँ कि ये कंसोलिडेशन की जो गिरावट है वो हावी हो सकती है। इन दैट केस आपको लोअर लेवल में 165 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो ऑल इन ऑल मैं ये कहना चाहूंगा जब तक ये स्टॉक्स 180 के लेवल को मेंटेन करेगा मेरा नजरिया इसके अंदर पॉजिटिव रहेगा। ओके, 180 के नीचे जाए तभी यहाँ पर नेगेटिव ट्रेड बनाएं, ये राय देते हुए हमारे एक्सपर्ट। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आशीष चतुर्मोहता भी हमारे साथ जुड़ेंगे और उनसे जानेंगे FNO की रणनीति। आप देखते रहिए CNBC आवाज। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं अल्पेश हुरिया और अब वायदा कारोबार की रणनीति देने के लिए फॉर्चून इक्विटी ब्रोकर्स के आशीष चतुर्मोहता भी हमारे साथ आ चुके हैं, हमारे स्टूडियो में हैं इस वक्त। आशीष, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। क्या वायदा कारोबार में कोई कुछ साफ संकेत दिख रहे हैं कि बाजार किस तरफ जाना चाहता है? पोजीशंस हल्की हो रही है, पुट कॉल रेशियो नीचे आ रहा है, क्या संकेत पड़ा जाए, क्या डायरेक्शन है बाजार का? गुड मॉर्निंग अनिल जी। देखिए, डेफिनेटली बाजार में थोड़ा सा एक क्लैरिटी अभी कहीं ना कहीं मिसिंग है क्योंकि जिस तरह से निफ्टी और बैंक निफ्टी ने अपने क्रूशियल सपोर्ट्स को ब्रीच किया है और जिस तरह से वीकली सपोर्ट लेवल्स ब्रीच हुए उनके साथ ही हमने देखा लिक्विडेशन पोजीशंस में देखने को मिल रहा है। बैंकिंग जो अब तक काफी कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा था वहां पर एक वीकनेस जो हमें देखने को मिली, खासतौर पर प्राइवेट सेक्टर बैंक जो काफी स्ट्रेंथ में थे कुछ समय पहले, उनके अंदर में जबरदस्त लिक्विडेशन हमें आते हुए देखने को मिला। साथ ही साथ PSU बैंक के अंदर में एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही जिसके चलते बाजार में थोड़ी सी नर्वसनेस बनी हुई है। बट अगर से अनिल जी पूरा एक ब्रॉड डेटा अगर से हम देखें तो देखिए, अगर से FIs की पोजीशंस को देखें तो अभी तक के इंडेक्स फ्यूचर्स के अंदर में उनका जो नेट पोजीशन है वो लॉन्ग साइड पे बना हुआ है। अगर से स्टॉक फ्यूचर्स में देखें तो डेफिनेटली शॉर्ट पोजीशंस उनकी ज्यादा बनी हुई है। पुट कॉल रेशियो भी देखें तो एक मेजर जो सपोर्ट लेवल होता है पुट कॉल रेशियो का ये 0.93 0.94 लेवल्स के आसपास हमें देखने को मिलता है और उसके ही आसपास पुट कॉल रेशियो अभी ट्रेड कर रहा है, जिसके चलते मुझे लगता है कि शायद इन लेवल से नीचे जाने के लिए एक बहुत जबरदस्त डाउन साइड स्विंग आना जरूरी है बाजार में। साथ ही साथ अगर से हम ऑप्शंस के डेटा को देखें तो क्लियरली इस पॉइंट पे भी 8500 की पुट्स में मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है जो क्लियरली इंडिकेट करता है कि 8500 8550 ये एक मेजर सपोर्ट जोन मार्केट के लिए साबित हो सकते हैं। तो एट करंट लेवल मैं समझता हूं थोड़ा सा वेट एंड वॉच ही रखना होगा। एग्रेसिव शॉट्स में इस लेवल पे नहीं रिकमेंड करूंगा। मैं समझता हूं कि एक क्लैरिटी 8720 8750 के लेवल्स को अगर से निफ्टी ऊपर में क्रॉस करता है तो डेफिनेटली एक बाय सिग्नल वहां पर पे आते हुए हमें देखने को मिलेगा। बिल्कुल, हम बात कर भी रहते हैं 8700 के ऊपर टिकना बाजार के लिए काफी जरूरी है। इसी बीच आप देखिए बैंक ऑफ जापान का जो बैठक थी वो खत्म हो चुकी है। ब्याज दरों में माना जा रहा था कोई बदलाव नहीं होगा, वैसा ही हुआ है और ये भी माना जा रहा था कि 80 लाख करोड़ येन सालाना वो जारी रखेंगे बाजार में डालना और अनएक्सपेक्टेड लाइंस वो आउटकम निकल कर आता हुआ। जापान के बाजार आज 15 साल के हाईएस्ट लेवल पर ट्रेड कर रहे हैं, करीब करीब 1% की मजबूती वहां पर देखने को मिल रही है। चलिए कुछ खबरों की बात करते हैं और कुछ शेयरों की बात करते हैं। अल्पेश,
भेल एक ऐसा स्टॉक है जो आज एक्शन में रह सकता है। सरकार ने वापस से इंटरनेशनल रोड शोज शुरू कर दिए हैं, 5% हिस्सेदारी बेचना चाहते हैं और माना जा रहा है कि अप्रैल में शुरुआत हो सकती है विनिवेश की। भेल का चार्ट आपको कैसा लगता है और कौन से अहम लेवल्स हैं जिस पर नजर होनी चाहिए? बेल में अगर हम देखें तो 300 के टॉप के बाद में उसने 280 के पास में लोअर टॉप बनाया, लेकिन अगर कहीं पे भी अगर आप डाउन साइड में देखें तो 250 के पास में, दिस इज द थर्ड टाइम, मैं तीसरी बार, मैंने चौथी से पांचवी बार में एक बारी के लिए कहूंगा कि ये लगातार वहां पे सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। और कल भी एक कैंडल जो बनी है विद ग्रीन कैंडल विद बुलिश फॉर्मेशन हुई है, तो मैं यहाँ पे समझता हूँ कि यहाँ पे एक बारी के लिए ये चेष्टा करनी चाहिए कि 250 के नीचे का एक स्टॉप लॉस लगा के आपको बाई करना चाहिए। ऑन द अपसाइड कोई भी पॉजिटिव न्यूज आता है तो सबसे पहले आपको 270 से लेवल्स मिलेंगे, और अगर ये 270 के लेवल को क्रॉस करता है तो फिर हम कह सकते हैं कि 285 के कप मूव आपको देखने को मिल सकते हैं। तो जब तक ये, जिस तरह से हमने अभी भी कहा कि जब तक ये 250 के लेवल्स को होल्ड करता हुआ दिख रहा है, तब तक मुझे लगता है कि ये स्टॉक्स काफी पॉजिटिव रहना चाहिए। ओके, तो ये राय आती हुई यहाँ पर इस स्टॉक पर, लेकिन HUL, इस पर आपसे राय लेना चाहता हूँ नितिन। और HUL में खबरें आ रही कि कल देर शाम जो एडवांस टैक्स के नंबर्स आए बड़े सॉलिड दिख रहे हैं, 72% का जंप है, 325 करोड़ से बढ़कर 560 करोड़। हालांकि स्टॉक की प्राइस में भी 72% से ज्यादा का जंप हुआ है, लेकिन क्या लगता है कुछ और पॉजिटिव रुझान बन सकता है? अनिल जी, पूरी तरह से स्टॉक एक स्ट्रांग अपट्रेंड में बना हुआ है और हमने देखा कि जब दूसरे FMCG स्टॉक्स कहीं ना कहीं बाजार में अंडर परफॉर्म कर रहे थे तब HUL के अंदर में एक अच्छी स्ट्रेंथ देखने को मिली थी। और अभी जिस तरह का बाजार एक बना हुआ है जहां पर वोलेटिलिटी काफी देखने को मिल रही है हाई बीटा स्पेस में, तो वहीं हम देख रहे हैं कि अच्छी खासी स्ट्रेंथ पूरे एक FMCG और फार्मा स्पेस में देखने को मिल रही है और HUL उसके अंदर में एक लीडर बन के नजर आ रहा है। मैं समझता हूँ 910, 915 एक बहुत स्ट्रांग सपोर्ट HUL के लिए, और अगर से ये सपोर्ट लेवल्स होल्ड करते तो मुझे लगता है कोई भी स्ट्रांग पोजीशन से लिक्विडेट होने के लिए नहीं आएंगे, जिसके चलते ये स्टॉक आने वाले दिनों में 970, 980 के लेवल्स भी दिखा सकता है। एक्सिस बैंक और HDFC बैंक एडवांस टैक्स नंबर्स यहां पर भी काफी अच्छे रहे हैं। 780 करोड़ रुपीस से बढ़कर 967 करोड़ रुपीस एक्सिस बैंक ने एडवांस टैक्स दिया है और HDFC बैंक ने भी अल्पेश यहां पर 1017 करोड़ से बढ़कर 1400 करोड़ एडवांस टैक्स भरा है। इन दोनों के चार्ट्स आपको कैसे लगते हैं? मैं समझता हूँ कि कल के सत्र में इसने अर्ली चार्ट्स में अगर आप देखें तो एक्सिस बैंक ने ब्रेकआउट की कंफर्मेशन दी है। मैं उसने एक शॉर्ट टर्म की जो बॉटम थी 560 के पास में इसको कंफर्म किया। मैं समझता हूँ अगर आज ये स्टॉक्स 572 के ऊपर अगर ये निकलेगा तो 590 से 595 तक के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। ऑन द अपसाइड मैं यहाँ पे भी कह सकता हूँ कि यहाँ पे एक जो रेजिस्टेंस है वो करीबन स्टॉक्स को 600 के आसपास में देखता हुआ मिल रहा है। और यहाँ पे डाउन साइड में कहीं पे भी इसने देखे तो 50 डेज की मूविंग एवरेज सपोर्ट को काफी अच्छी तरह से होल्ड किया हुआ है। तो मुझे लगता है कि अगर आज जिस तरह से एक पॉजिटिव स्टॉक्स में अंदर अगर आते हैं तो यहाँ पे ये उछाल आपको देखने को मिलता है। उसी तरह से अगर हम HDFC बैंक की बात करें, सिमिलर वे में इसी ने कल 50 डेज की मूविंग एवरेज इसको बहुत अच्छे से होल्ड किया है। यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा ऑल इन ऑल कि बैंक निफ्टी कल के सत्र में जिस तरह से हम कह रहे थे कि एक अंडर परफॉर्मर है, लेकिन सबसे पहले जो इंडिकेशंस आज कुछ एक बैंकिंग स्टॉक्स में हमको देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पे बैंकिंग स्टॉक्स ने अर्ली चार्ट्स में एक कंफर्मेशन दी है कि आज एक अच्छा खासा रनअप आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो उसी के अंदर HDFC बैंक भी पार्टिसिपेट कर सकता है। अगर 1060 के लेवल्स को अगर ये निकालता है तो मैं समझता हूँ कि फिर एक अपमूव जो बनेगी वो स्टॉक को करीबन 1090 के लेवल तक लेके जा सकती है। तो आपको यहाँ पे बाय करना चाहिए 1060 के ऊपर, और जो आपका स्टॉप लॉस बनेगा वो 1045 का रहेगा फॉर द टारगेट ऑफ 1090। बिल्कुल, प्राइवेट सेक्टर के बैंक से अच्छा प्रदर्शन दिखाया है। एडवांस टैक्स के नंबर्स में बैंक ऑफ बड़ौदा ने कमजोर प्रदर्शन 360 करोड़ रुपए से घटकर 200 करोड़ रुपए एडवांस टैक्स का आंकड़ा वो निकल कर आया है। इस शेयर पर भी आपकी नजर होनी चाहिए। लेकिन करीब 1.5 महीने में पिपावाव डिफेंस के शेयर में 50% से ज्यादा की तेजी ने मार्केट रेगुलेटर सेबी को भी हैरान में डाल दिया है। जी हाँ, सेबी ने स्टॉक एक्सचेंज से ट्रेडिंग का ब्यौरा मांगा है। पूरी खबर जानने के लिए इसलिए चलते हैं अपने रिसर्च एनालिस्ट वरुण दुबे के पास। वरुण, बताइए सेबी ने क्या कहा है और एक्सचेंजेस का जवाब क्या है? देखिए, पिपावाव डिफेंस और रिलायंस इंफ्रा के बीच में जो डील हुई थी उस पे सेबी को अब इनसाइडर ट्रेडिंग का दरअसल एक शक जा रहा है और दो अहम कारण है जिसकी वजह से सेबी को ये शक जा रहा है। उसमें सबसे पहले था इस जो काउंटर का
प्राइस मूवमेंट है वो है, क्योंकि 4 मार्च को इसकी डील हुई थी और डील के समय ये काउंटर करीब 76 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रहा था, लेकिन इसके एक महीने पहले यानी कि 4 फरवरी के आसपास ये काउंटर करीब 50 रुपए के आसपास ट्रेड करता था। यानी कि एक महीने में 50% से ऊपर के जंप इस काउंटर के प्राइस में देखने मिला। सिर्फ यही नहीं, अगर आप इस काउंटर के ट्रेडिंग वॉल्यूम्स को भी देखें तो दिसंबर और फरवरी के ट्रेडिंग वॉल्यूम्स को अगर कंपेयर करें तो फरवरी में इस काउंटर के जो एवरेज डेली वॉल्यूम थे उसमें 9 गुना ज्यादा ट्रेडिंग वॉल्यूम्स देखने मिले थे। और इसी के कारण सेबी को दरअसल ये शक है कि इस पूरे डील के पहले कुछ ऐसे मार्केट पार्टिसिपेंट्स थे जिनको इस डील के बारे में पूरी तरह से पता था और उन्होंने इस डील में, इस काउंटर में अपनी पोजीशन बना के रखी थी। सिर्फ यही नहीं, और एक इंटरेस्टिंग एंगल है दरअसल इस डील के पूरे डील के पहले अगर आप देखें तो इस कंपनी के करीब 99% शेयर जो है वो प्लेज है और इस डील के होने के कुछ समय पहले ही दरअसल इस कंपनी के जो लेंडर्स थे उन्होंने इस काउंटर में करीब 1.5 करोड़ शेयर्स बेचे हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग तो यह है कि जेएम फाइनेंशियल जो कि इस कंपनी के ओपन ऑफर के लिए बैंकर है, उन्होंने इस काउंटर में करीब 1.2 करोड़ शेयर्स जो है वो बेचे हैं, वो भी इस डील के पहले। तो कहीं ना कहीं सेबी को अब ये शक जा रहा है कि इस डील के पहले काफी सारी इनसाइडर ट्रेडिंग हुई है और इसी के लिए सेबी ने दरअसल एक्सचेंजेस से पूरा डेटा मांगा है कि इस डील के पहले क्या क्या ट्रेडिंग हुई है। और अब एक्सचेंजेस ने पीपावर डिफेंस से ये पूरा डेटा मांगा है और अब दरअसल पीपावर डिफेंस को ये डेटा देना पड़ेगा और सेबी को कहीं ना कहीं इनसाइडर ट्रेडिंग का पूरी तरह से शक जा रहा है। ओके, तो ये पीपावर और डिफेंस का स्टॉक है, यहाँ पर एक्शन में रहेगा। इस पर राय भी लेंगे हमारे एक्सपर्ट से कि चार्ट्स पर किस तरह की सिचुएशन बन रही है, क्या करना चाहिए। 60 रुपए के नीचे आ चुका है। अल्पेश, क्या करना चाहिए पीपावर और डिफेंस के स्टॉक में? 63 रुपए पर डील हुई है, 66 रुपए का ओपन ऑफर प्राइस और उससे 10% नीचे ट्रेड कर रहा है स्टॉक। नहीं, डेफिनेटली जिस दिन डील हुई उसी वेरी नेक्स्ट डे से हमने बताया कि अभी स्टॉक्स के अंदर से एक निकल जाना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले तो जो ग्रुप ने लिया है वो ग्रुप के खुद के शेयर एक अंडर परफॉर्मर रह रहे हैं, वो उसने परफॉर्म नहीं किया है। उसके बाद में जिस तरह से हमको यहाँ पे गिरावट देखने को मिली, डील की जो प्राइस डिसाइड हुई उसके बाद में लग रहा था कि अब ये स्टॉक्स परफॉर्म नहीं करेगा, यानी कि जो सारा कुछ खेल जो होना था वो लगभग 35 से लेकर 85 तक का 50 रुपीज के गेन का वो सारा अब खत्म हो चुका है। और मैं समझता हूँ कि यहाँ पे एक बड़ा सा गैप भी है स्टॉक्स के अंदर और ये दिखा रहा है कि आज 50 डेज की डीमा के भी ये नीचे क्लोज हो रहा है। तो अब मुझे लगता है कि इसको जब मेजर सपोर्ट है वो 50-52 से पहले नहीं है और यहाँ से एक बारी के लिए अगर निकल जाए तो उसी में आपकी भलाई होगी और ये पैसा जो बचेगा वो आपको दूसरे किसी भी करेक्शन के अंदर जो स्टॉक्स आपको अच्छे से मिल रहे हैं आपको वहां पे लगाने चाहिए, क्योंकि अगर कोई पॉजिटिव न्यूज भी आते हैं मुझे नहीं लगता कि 2-3 महीना और कुछ भी इसके ये स्टॉक्स के अंदर पॉजिटिव रह सकता है। अल्पेश, जेएम फाइनेंशियल्स का शेयर भी देखकर बताइए, क्योंकि साफ तौर पर जिस तरह से यहाँ पर गिरवी रखे हुए शेयर बेचे गए हैं जेएम फाइनेंशियल्स की तरफ से करीब 1.25 करोड़ शेयर और जेएम फाइनेंशियल्स ओपन ऑफर का बैंकर भी था। कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट हैं इस स्टॉक के लिए, क्योंकि अब सेबी ने इंक्वायरी करनी शुरू की? मैं समझता हूँ हमने एक टॉपिंग आउट की फॉर्मेशन हो रही है शॉर्ट टर्म की। यहाँ पे हेमंत अगर आप देखें तो 60 के बाद में स्टॉक्स ने एक टॉप बनाया था, उसके बाद में जो 54-55 के जो एम रजिस्टर सपोर्ट लेवल थे उसको भी उसने ब्रीच कर दिया और जिस तरह की अब ये गिरावट इसके अंदर देखने को मिल रही है मुझे लगता है कि डाउन साइड में कहीं पे भी ये स्टॉक्स 45 के लेवल तक पहले आ सकता है और अगर ये 45 के लेवल को होल्ड नहीं करता है तो फिर से अपने पुराने जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 39-40 के बाद में यहाँ तक की गिरावट देखने को मिल सकती है। अब जो सपोर्ट लेवल थे दैट विल एक्ट एज ए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ऑन द अपसाइड मैं समझता हूँ 54-55 विल एक्ट एज ए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस और यहाँ पे अगर कोई उछाल आती है तो एक बारी के लिए स्टॉक्स में से आपको निकल जाना चाहिए। ओके, एग्जिट करें जेएम फाइनेंशियल से भी और पीपावर डिफेंस से भी। ये राय हमारे एक्सपर्ट्स की लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे एमटेक ऑटो के मैनेजमेंट से। जर्मनी में इनकी एक सब्सिडरी ने एक्विजिशन किया है, उस एक्विजिशन की डिटेल्स लेंगे इस ब्रेक के बाद। और फोकस करते हैं आज की एक खबर पर और एमटेक इंडिया जो कि यहाँ की हमारे डोमेस्टिक मार्केट की एक लीडिंग ऑटो एंसिलरी कंपनी है, इनकी सिंगापुर की सब्सिडरी ने एक जर्मनी में एक्विजिशन किया है। इस पर और डिटेल्स लेते हैं, हमारे साथ एमटेक इंडिया के एमडी गौतम मल्होत्रा साहब कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। स्वागत है सर आपका सीएनबीसी आवाज पर। बताएं कि इस एक्विजिशन की क्या डिटेल्स है, कितना पैसा आप निवेश कर रहे हैं, जो एक्विजिशन आपने किया उसकी साइज क्या है कंपनी की और क्या रेवेन्यू है? सो कंपनी का साइज रेवेन्यू इज 175 मिलियन यूरोस जो कि लगभग 1200 करोड़ बनता है एंड द कंपनी इज बेस्ड इन जर्मनी और इस कंपनी के दो प्राइमरी बिजनेस है, फोर्जिंग बिजनेस और स्टील ट्रेडिंग बिजनेस एंड इसको हमने अपनी सिंगापुर होली ओन सब्सिडरी से खरीदा है। जस्ट एक क्लैरिफिकेशन दिए सर, ये एमटेक ऑटो
ने एक्विजिशन किया है या एमटेक ऑटो ने एक्विजिशन किया अपनी सिंगापुर बेस्ड होल्डी ओन सब्सिडरी से। बिल्कुल। और आगे चलकर ये आपको किस तरह का कंट्रीब्यूशन करेगी, क्या सिनर्जीज आप देखते हैं इस एक्विजिशन के पीछे? मेन वजह क्या थी, कौन कौन से मार्केट्स में ये कंपनी काम करती है? जैसे मार्केट्स का मैंने आपको बोला, फोर्जिंग और स्टील ट्रेडिंग मार्केट में काम करती है, जर्मनी में बेस्ड है, 2 साइट है एंड प्राइमरली इसकी 2-3 सिनर्जीज ब्रॉडली हैं जो इमीडिएटली आएंगी। 1, इसके फोर्जिंग बिजनेस काफी अच्छे से इंटीग्रेट हो जाएंगे हमारे फोर्जिंग बिजनेस से एंड अलॉन्ग विद दैट हम इसमें से डे 1 से मार्जिन निकालना शुरू कर सकते हैं बिकॉज ऑफ इकोनॉमीज ऑफ स्केल and also the fact that scalability in the forging business. Plus हमें काफी सारे common customers में strength मिलती है and कुछ नए customers भी मिलते हैं। Along with that ये forging business में और भी industries को supply करते हैं जैसे कि oil and gas, medical sector and robo parts and hydraulic equipments। उसके अलावा हमें स्टील ट्रेडिंग बिजनेस का भी सिनर्जी मिलता है क्योंकि हमें बैकवर्ड इंटीग्रेशन मिलता है अपने सप्लाई चेन में एंड उधर से हमें डे 1 से 1 या 2% का मार्जिन एक्रीशन मिलता है। एंड थर्डली ओवरऑल इकोनॉमीज ऑफ स्केल हमारे पूरे यूरोपियन बिजनेस में आनी शुरू हो जाती है, उसकी वजह से भी हमें मार्जिन एक्रीशन मिलता है। ओके सर, ये बताएं कि कितना पैसा आप इन्वेस्ट करने वाले हैं इस एक्विजिशन के लिए? लगभग 55 to 60 मिलियन यूरोस। ओके, 50 से 60 मिलियन यूरो तक का निवेश होगा। शुक्रिया मल्होत्रा साहब हमारे लिए वक्त निकालकर इस एक्विजिशन पर राय देने के लिए। तो एक इंटरेस्टिंग एक्विजिशन किया है एमटेक ऑटो ने यहाँ पर जर्मनी में अपनी सिंगापुर सब्सिडरी के थ्रू। लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद लेकर आएंगे आपके लिए प्री ओपनिंग सेशन, रुपए की शुरुआत, पहला सौदा छोटे ब्रेक के बाद।